साझेदारी का परिचय। साझेदारी खाते, सबसे पहले साझेदारी करते समय साझेदारी का मतलब समझा जाए कि साझेदारी कहते किसे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले उसके अर्थ को समझा जाए। तो साझेदारी कहते कैसे हैं? साझेदार का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोले तो पार्टनर, यानी साझेदार पार्टनर, और पार्टनरशिप कर दिया जाए तो वही साझेदारी हो जाती है। उसके संबंध में क्या लेखे करे जाएंगे, क्या अकाउंटिंग करी जाएगी, उसे साझेदारी खाते कहा जाता है। तो साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझेदारी परिवार में भी होती है, जैसे कि पति और पत्नी दोनों क्या बोले जाते हैं? लाइफ पार्टनर, यानी कि जीवन के साझेदार, जो उनके जीवन के अंदर उनके जो जिंदगी, उनको अपने एक जीवन रूपी व्यापार चलाना है, क्योंकि व्यापार का मतलब सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं होता है, सेवा करना भी होता है। तो जिस प्रकार से एक व्यापार को चलाया जाता है, इसी प्रकार से एक परिवार को भी चलाया जाता है। तो परिवार को चलाने के लिए निश्चित सी बात है कि उसके अंदर भी साझेदारों की आवश्यकता पड़ेगी, और उस परिवार के अंदर दो साझेदार यानी पति और पत्नी, उसको क्या बोला जाता है? यानी लाइफ पार्टनर, यानी कि जीवन के साझेदार हैं। जिस प्रकार से वो जीवन के साझेदार पति पत्नी होते हैं, इसी प्रकार से पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए भी यहाँ पे कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम किताबी हिसाब से देखें इसको, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जब कुछ व्यक्ति या उन सबकी ओर से एक व्यक्ति किसी व्यापार को संचालित करते हैं और उस व्यवसाय में हुए लाभ और हानि को आपस में अपने अनुपात के अनुसार बांटते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में इन तत्वों का होना जरूरी होता है। तो साझेदारी का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ व्यक्ति से मतलब कम से कम दो तो होने ही चाहिए, क्योंकि बिना दो लोगों के साझेदारी नहीं हो सकती है। एक आदमी व्यापार करेगा, उसे बोलेंगे एकाकी व्यापार, ये सोल ट्रेड है साझी। तो सोल ट्रेड होता है हमारा, सोल का मतलब अकेला व्यक्ति काम करता है। लेकिन जब दो व्यक्ति आ जाते हैं या दो से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो साझेदारी शुरू हो जाती है। तो कुछ व्यक्ति यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिसमें अधिक से अधिक संख्या साझेदारी में 20 हो सकती है, और बैंकिंग का अगर कारोबार है तो ऐसी दशा में वो संख्या 10 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो कहने का मतलब साझेदार होने के लिए दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। और भारतीय साझेदारी अधिनियम जो हम बनाया जाता है वो 1932 की धारा 4 के अनुसार। तो बच्चे जो है इस धारा को जब लिखते हैं तो नंबर और भी अच्छे मिलते हैं। तो इस प्रकार से धारा को लिखना जरूरी होता है, और लिख दें तो बहुत अच्छा होता है। तो किसी व्यापार को जब कुछ व्यक्ति करते हैं और उस लाभ या हानि, व्यापार को जब करा जाता है तो लाभ या हानि कुछ तो होता ही है, तो उससे जो भी उनका अनुपात होता हो उस अनुपात में बांट लेते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। और साझेदारी के अंदर किन चीज़ों का, किन तत्वों का, किन लक्षणों का होना आवश्यक होता है, वो ये साझेदारी की, इसको हम विशेषताएं भी कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं, या तत्व भी हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना यानी कम से कम इसके अंदर दो होने चाहिए, और अधिक भी। तो अधिक मैंने इसी वजह से यहाँ पे तुमको इस पे लिख के दिखाया है, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति। अगर बैंकिंग कारोबार है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्यक्ति हो सकते हैं, यानी 10 साझेदार हो सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, आपसी समझौता। आपसी समझौता बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बिना आपसी समझौते के, वो आपसी समझौते का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी एक दूसरे का, यानी कहने का मतलब हो गया कि उसको व्यापार के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। दूसरा, व्यापार का चलाना। तो साझेदारी को जो है उनमें से कोई एक चला सकता है, या सभी लोग जो है साझेदार मिल करके उस व्यापार को चला सकते हैं। मालिक तथा अभिकर्ता का संबंध होना। अभिकर्ता मतलब होता है एजेंट से। तो स्वामी का, व्यापार का जो संबंध होता है साझेदारी में, स्वामी का और एजेंट का संबंध होता है दोनों के अंदर, यानी वो मालिक भी होते हैं और एजेंट भी हो सकते हैं, यानी व्यापार के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है।
तीसरा व्यापार का होना। तो व्यापार का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साझेदारी में व्यापार किस चीज का कर रहे हैं, तो किसी कुछ व्यापार तो होना ही चाहिए इसके अंदर, इसलिए व्यापार का होना अति आवश्यक हो रहा है। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, ये भी निश्चित है। उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना, क्योंकि हम जब व्यापार करते तो ये तो सोच के करते नहीं हानि करेंगे, हानि तो होगी नहीं है, ये तो सोचते नहीं कि हानि करने के लिए हम व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हानि के वाला मामला आएगा तो कोई व्यापार करेगा ही नहीं। तो उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्य लाभ कमाना होता है व्यापार का। लाभ का अपने अनुपातों में बांटना, उनके जो भी अनुपात होते हो उस अनुपात में लाभों को बांट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब व्यापार होता है तो साझेदार अपने अपने हिसाब से पूंजियां लगाते हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा, या बराबर लगाते हैं तो बराबर बढ़ जाएगा, और अपना पूंजी लगाते हैं तो उनके अंदर जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, जैसा भी समझौता आपस में हुआ हो, उसके अनुसार में लाभ को बांट दिया जाएगा। फिर है इसके बाद असीमित दायित्व। साझेदारी में सभी साझेदारों को जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, तो जितनी हानि होगी उसके हिसाब से जो है उनको अनुपात में अपने अपने उस हानि को सहन करना पड़ेगा, या जो भी लायबिलिटी होगी उसको सहन करना पड़ेगा। अलग अस्तित्व का ना होना। साझेदारी व्यापार का इसके साझेदारों से कोई भी अलग से अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व मतलब होता है एक तरीके से, इसको कह सकते हैं हम लोग किसी चीज का होना एक तरीके से। तो अलग अस्तित्व का ना होना, यानी कि साझेदारी में साझेदारों का अलग अस्तित्व नहीं होता है, वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, साझेदार और साझेदार। भाग के हस्तांतरण पर रोक। भाग मतलब होता है अपना हित मतलब अपना हिस्सेदारी। साझेदारी व्यापार में कोई भी साझेदार बिना किसी या बिना जो भी अदर साझेदार होते हैं उनकी सहमति के बिना अपने लाभ के भाग को या अपने भाग को किसी और को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक। प्रत्येक साझेदार कार्य करने के लिए स्वतंत्र। तो हर साझेदार जो होता है वो प्रत्येक साझेदार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ऊपर पहले ही पॉइंट दिया गया है कि मालिक और अभिकर्ता का होता है इसमें संबंध, यानी मालिक भी है और एजेंट भी है। तो हर साझेदार कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर कोई माल उन्हें अच्छा दिखाई दे जाता है तो कोई भी साझेदार बिना किसी की परमिशन के कोई भी साझेदार उसको खरीद सकता है, क्योंकि व्यापार के हित में काम करने का हर किसी का दायित्व होता है, और वो उसको लाभ किसी प्रकार से भी होता है उसे कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये साझेदारी की विशेषताएं अगर लिखने के लिए आता है कि साझेदारी की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप जो है ये साझेदारी की विशेषताएं लिख सकते हैं। इसके बाद साझेदारी में प्रत्येक साझेदार स्वतंत्र होते हुए भी साझेदारी के नियमों के अनुसार ही प्रत्येक साझेदार को हर कार्य करना होता है। समझ रहे हैं? प्रत्येक साझेदार को हर कार्य करना होता है। साझेदारी के क्या नियम हैं, इसके सब साझेदारों की सहमति से नियम बनाए जाते हैं, और उन सभी नियमों को एक कागज पर लिख लिया जाता है। उस कागज पर जो भी नियम लिखे जाते हैं उनको साझेदारी संलेख, अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी कभी अक्सर आता है कि साझेदारी संलेख कहते कैसे हैं, तो ये मैंने तुम्हारे को इस पॉइंट को लिख करके और समझाया है। क्योंकि साथ के साथ लिखो तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने साथ की साथ इसको जो है पहले लिख लिया था, नोट्स बना दिए थे तुम्हारे लिए, और उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ करके बता रहा हूँ। अगर दिखाई ना दे तो उसको जूम करके थोड़ा सा देख लें, या आवाज थोड़ा सुनने में कम हो तो लीड लगा के सुनेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी बात तुम्हारी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि साझेदारी संलेख कैसे कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होता है साझेदारी कैसे कहते हैं, तो इसके अंदर ये लिखिए इसके लक्षणों को मैंने डिफाइन कर दिया किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट के क्या क्या मतलब। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है एक साझेदारी संलेख, तो साझेदारी संलेख के लिए ये मैंने तुमको बताया, और इसके ऊपर अगर हम डालना चाहें तो यहाँ पे डाल भी सकते हैं। साझेदारी संलेख, ये हमारा साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख हम किसे कहते हैं कि जो भी इनके नियम होते हैं, अगर वो मौखिक उनका कॉन्ट्रैक्ट हो, कि कॉन्ट्रैक्ट मौखिक और लिखित दोनों कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब लिखित ही हो,
लेकिन अगर मौखिक है तो कोई बात नहीं है, अगर लिखित है तो उस लिखित के लिए जो भी नियम साझेदारी में बनाए गए एक कागज पर लिख लिए जाते, उसको साझेदारी संलेख कहते हैं। उस साझेदारी संलेख में यानी उस कागज में क्या क्या नियम लिखे जाते हैं, तो ये मैं तुमको और बताता हूँ। सबसे पहले साझेदारी संलेख के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ये है फर्म का नाम और पता। तो सबसे पहले साझेदारी में फर्म का नाम और पता लिखा जाता है, यानी फर्म का क्या नाम है और क्या उसका एड्रेस है, कहाँ पर है। साझेदारी के साझेदारों के नाम और पते, ये तो साझेदारी का हो गया, यानी कि फर्म का हमने क्या नाम रखा है, जैसे राम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, कहाँ पर है, कृष्णा नगर में है, रामनगर में है, किस जगह पर है, जहाँ पे भी हो वो एड्रेस भी। दूसरा साझेदारों के नाम पते, साझेदार कौन कौन है उनके नाम और उनके एड्रेस, ताकि कभी कोई साझेदार घपलस करता है, कोई गबन करता है या कोई क्राइम करता है तो उसे तुरंत पकड़ के लाया जा सके, या उसने कोई गलत काम किया हो या जो भी हो, लेकिन पता और नाम तो अब हर चीज में जरूरी होता है, इसलिए इसको होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है उसका नेचर, व्यापार का कैसा है, किस प्रकार का व्यापार हम करते हैं, कच्चे माल का करते हैं या जो है पक्के माल का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हैं, किस टाइप का करते हैं, तो ये उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए। प्रकृति का मतलब होता है किस तरह का व्यापार। व्यापार प्रारंभ करने की तारीख, किस तारीख को व्यापार हमारा प्रारंभ किया, ये यहाँ पे आ जाता है। साझेदारों की पूंजी, किस साझेदार ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है, उसका पूरा उसके अंदर विवरण होना चाहिए। आहरण, व्यापार के अंदर एक तो साझेदारी की पूंजी, यानी कौन साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगा रहा है, पूरा विवरण होना चाहिए। या जिसको हिस्सा होता है कि किसी को 1/10 चाहिए, किसी को 1/5 चाहिए, किसी को 1/4 चाहिए, उसके हिसाब से उसके अंदर वो पूंजी लगाएगा। इसके बाद आहरण, आहरण का भी एक हिसाब, आहरण का मतलब होता है निजी प्रयोग के लिए, किसी को जरूरत पड़ गई तो अपने घर के खर्चों के लिए या पर्सनल खर्चों के लिए कुछ पैसा निकालता है, तो कितना पैसा निकाल सकता है कोई आदमी 1 साल के अंदर, ये सब उसके अंदर नियम होने चाहिए। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा आदमी पैसा निकाल लेगा तो व्यापार घाटे में चला जाएगा, क्योंकि व्यापार में पैसा ही नहीं होगा तो फिर होगा क्या। तो इसलिए आहरण के भी कुछ नियम होने चाहिए कि कितना पैसा निकालेंगे, और कितना पैसा अगर हम निकालते हैं तो यहाँ तक ब्याज नहीं देनी पड़ेगी फर्म को, और अगर हम इससे ज्यादा पैसा निकालेंगे तो फर्म उससे ब्याज दे। तो इस प्रकार से ये आहरण, पूंजी और आहरण पर ब्याज, ये जो पॉइंट अभी मैं कह रहा था वो कि साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है, फर्म उनको उस पूंजी पर ब्याज देगी, नहीं देगी, देगी तो कितने % देगी। आहरण अपने निजी प्रयोग के लिए कितना हमने पैसा निकाला है, उस पर फर्म कितना पैसा उनसे ब्याज का लेगी, कितने % से लेगी, तो ये उसके अंदर लिखा जाता है। पूंजी खाते स्थायी है अस्थायी है। स्थायी अस्थायी का क्या मतलब होता है, पूंजी खाते स्थायी है या पूंजी खाते अस्थायी है। तो स्थायी और अस्थायी का मतलब होता है, जब अस्थायी का मतलब होता है यानी परिवर्तनशील, परिवर्तनशील में एक ही खाता बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा इसमें। और स्थायी के अंदर 2 खाते बनाए जाते हैं, एक कैपिटल बनाया जाता है, एक करेंट अकाउंट बनाया जाता है, जिसका विवरण मैं अभी तुम्हें आगे दे दूंगा। लाभ हानि वितरण अनुपात, उनका लाभ हानि वितरण अनुपात कैसा होगा, यानी लाभ हो या हानि हो, कौन साझेदार उसे कितना कितना सहन करेगा, ये भी उसमें लिख दिया जाता है बात को। साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों का पारिश्रमिक मतलब उनको वेतन मिलेगा या कमीशन मिलेगा या उनको बोनस वगैरह दिया जाएगा। साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, यानी कुछ भी चीज अगर दी जाती है तो किस प्रकार से उनको जो है, क्योंकि व्यापार में कभी कभी अधिक लाभ हो जाता है तो साझेदार इसमें डिसीजन कर सकते हैं आपस में कि भाई जो है हम आपस में तब बोनस भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। तो साझेदारों का पारिश्रमिक क्या है, तो पारिश्रमिक से मतलब होता है उनको कि क्या वेतन मिलेगा, क्योंकि बहुत से साझेदार ऐसे होते हैं हिस्सेदारी पे काम नहीं करते, वेतन पे ही काम करते हैं, सैलरी मिल जाएगी हमारे। तो साझेदारों के पारिश्रमिक मतलब हो गया उनका लाभ का हिस्सा किस हिसाब से बटेगा, कहने का मतलब। ऋण एवं उस पर ब्याज, ऋण एवं उस पर ब्याज का मतलब फर्म को मान लो ऋण देते हैं या फर्म उनको ऋण देती है, तो उस पर ब्याज कितना रहेगा। फर्म का हिसाब किताब, फर्म का हिसाब किताब जो रखा जाएगा वो किस आधार पर रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्म का हिसाब किताब रखने के भी कई हिसाब किताब होते हैं।
तो उनको जो है कब किस तारीख पर बनाई जाएंगी उसके हिसाब किताब, खातों को निरीक्षण आदि की विधि क्या होगी, उन पर हस्ताक्षर कौन करेगा, अंतिम खाते कब बने जाएंगे, किस प्रकार बनाए जाएंगे, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इसी प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन, अगर कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है, किसी की डेथ हो रही है या कोई जा रहा है, तो ख्याति का मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, तो ये भी जो है हमारे को इसमें जो है लिखा दिया जाता है कि किस विधि से, क्योंकि ख्याति को मूल्यांकन करने के भी कोई आधार होते हैं, 4-5 विधि से उसको किया जाता है, उसका विवरण आगे दिया जाएगा तुम्हें। साझेदारी की अवधि, क्योंकि कुछ साझेदारी ऐसी होती है जो निश्चित समय के लिए ही की जाती है, कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जो निश्चित समय के लिए किए जाते हैं, अगर है तो कितनी अवधि के लिए किया गया है, ये उसके अंदर बात लिखी है। साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश, अगर साझेदार का हम जो है उसको प्रवेश दे रहे हैं साझेदार का, तो उसके संबंध में क्या उसकी जो है नियम होंगे, उसको कितनी पूंजी लानी होगी या उसको जो है कितनी गुडविल साथ में लानी होगी, क्या जो भी कुछ नियम हो साझेदारी प्रवेश के, वो सब नियम लिखे जाते हैं। साझेदारी अवकाश ग्रहण, अगर कोई साझेदार अवकाश कर रहा है तो जाते समय उसको ख्याति का मूल्यांकन करा जाएगा, तो किस विधि से करा जाएगा, उसको हिसाब करने की विधि क्या होगी, किस हिसाब से उसका जो है निपटारा किया जाएगा, तो ये इसके अंदर और लिखा जाता है। किसी साझेदार का दिवालिया होना, अगर कोई साझेदार दिवालिया हो गया, क्योंकि साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, तो अगर वो कोई साझेदार अगर दिवालिया हो रहा है तो उसकी पूंजी की कमी या हानि को जो पूर्ति है करी जाएगी, तो कुछ नियम के आधार पर करी जाएगी, क्योंकि दिवालिया के अंतर्गत होता क्या है कि 2 नियम लगाए जाते हैं, एक तो लगाया जाता है गार्डर बनाम मरे और एक लगाया जाता है भारतीय साझेदारी अधिनियम। तो किस नियम के अंतर्गत उसका निपटारा किया जाएगा, गार्डर बनाम मरे में किया जाएगा या भारतीय साझेदारी के अनुसार उसको किया जाएगा, ये उसके अंदर विवरण दिया जाता है। साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य भी लिखे जाते हैं कि किस साझेदार को क्या अधिकार होगा, क्या उनकी लायबिलिटीज होंगी, किस सीमा तक वो अपना काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों का विवरण लिखा जाता है। खातों का अंकेक्षण, अंकेक्षण से मतलब क्या होता है, अंकेक्षण से मतलब होता है यानी अंकेक्षण का मतलब होता है एक तरीके से खातों की जांच करना। तो खातों की जांच करने के नियम फर्म की पुस्तक में तो उसको खाता करने की विधि कैसी अपनाई जाएगी, अंकेक्षण के लिए जो अंकेक्षक है यानी ऑडिटर जिसको हम लोग कहते हैं, उस ऑडिटर को अगर हम जो है अगर हम ऑडिटर को नियुक्ति करते हैं ऑडिटर की, तो ऑडिटर की नियुक्ति करने की विधि क्या होगी, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से बैंक के खाते, बैंक में खाता फर्म के नाम से खोला जाएगा अथवा किसी साझेदार के नाम से खोला जाएगा। फर्म के नाम की दशा में चेक पर हस्तांतरण करने का अधिकार किस साझेदार को होगा, ये इसके अंदर लिखा जाता है। साझेदारों के आपसी विवाद, अगर साझेदारों में आपसी विवाद हो जाते हैं तो उनको निपटाने की क्या विधि होगी, तो साझेदारी संलेख के अंतर्गत ये सारी बातें जो है लिखी जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि साझेदारों का लिखित नहीं हुआ विवरण देता है। अब जब लिखित नहीं होगा विवरण, तो ऐसी दशा में इसको कहते हैं कि अनुपस्थिति में अगर साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, या ये कह सकते हैं कि साझेदारी की संलेख की अनुपस्थिति में क्या नियम लागू होंगे, यानी मौखिक तौर पे अगर उन्होंने रख लिया है, जैसे कैसे विश्वास के आधार पर उन्होंने कुछ नियम तय कर लिए, बोले कि जब होगा जब देखा जाएगा उसी समय पर, चलो कोई बात नहीं है, तो ये भी हो जाता है कभी कभी उन लोगों में। तो ऐसी कंडीशन में क्या नियम लागू होंगे, तो सबसे पहले तो उनका है, पहला पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन। यदि साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का अनुबंध नहीं है तो व्यापार के लाभ हानि को साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा, फिर बराबर में बांटा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नियम ही नहीं बनाए, और जब नियम नहीं बनाए हैं तो फिर निश्चित सी बात है कि उसको बराबर में बांट दिया जाएगा। पूंजी और आहरण पर ब्याज, पूंजी पर और आहरण पर सभी साझेदार अनुबंध में पूंजी पर ब्याज संबंध में अगर कोई प्रावधान नहीं है, अगर उन लोगों ने कोई प्रोविजन नहीं किया है,
तो साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा आरण पर भी कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कोई हुआ ही नहीं था। तो ऐसी दशा में पूंजी पर और आरण पर ब्याज देने का सवाल ही नहीं उठता, तो ऐसी दशा में उनको ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज अगर पूंजी के अतिरिक्त, ये लिखा हुआ है ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज अगर कुछ दिया है तो ऐसी दशा के अंदर उनको जो है अगर है तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी दर निश्चित नहीं होती है तो ऐसी दशा में फर्म उनको जो है 6% की दर से ब्याज देगी। अगर कोई साझेदार कर्जा देता है तो ऐसी दशा में। साझेदारों का पारिश्रमिक, यदि साझेदार अनुबंध में साझेदारों को दिए गए वेतन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो साझेदारों को फर्म के कार्य के संबंध में कोई भी वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक आदि नहीं दिया जाएगा किसी भी दशा में। केवल उनको लाभ का हिस्सा ही दिया जाएगा, वो भी बराबर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट पीछे भी आया था पारिश्रमिक के संबंध में। तो ये तो वहाँ था कि लिखित के तौर पर लोग कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई हमें इतना इतना बोनस या ऐसे ऐसे कमीशन होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो ऐसी दशा में कुछ भी उनको नहीं दिया जाएगा। व्यापार के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को व्यापार के प्रबंध या संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त उसे फर्म की पुस्तकों को देखने का और उनकी कॉपी लेने का भी अधिकार होता है। प्रत्येक फर्म के प्रधान कार्यालय में ही उसकी जो है किताबें रखी जाएंगी और प्रत्येक साझेदार का ये कर्तव्य होगा कि वो फर्म के कार्यों को रुचि और बुद्धिमानी या परिश्रम से काम करे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक साझेदार को व्यापार में संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है और कॉपी भी देखने का अधिकार होता है। अगर वो चाहे उसकी किसी उसे लगता है कि ये काम जरूरी है, कागज जरूरी है, तो उसकी कॉपी ले सकता है। नए साझेदार का प्रवेश और दूसरा है साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। तो नए साझेदार के प्रवेश पर निर्णय लिया जाएगा तब उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि सभी साझेदार उसको साझेदार बनाने के लिए सहमत नहीं हो जाते। अगर कोई नियम नहीं है तो सभी साझेदारों की परमिशन ली जाएगी, उसी के बाद में उसको साझेदार में प्रवेश दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है तो वह सभी साझेदारों की अनुमति लेकर के ही कर सकता है। यानी कहने का मतलब प्रवेश में और इसमें दोनों लगभग एक ही जैसे पॉइंट हो गए कि पहले सभी साझेदारों की परमिशन लेंगे तभी दोनों का ये हो सकते हैं, प्रवेश भी हो रहा है। आपसी मतभेद का हल, अगर कोई आपसी मतभेद उन लोगों में हो जाता है तो ये भी सभी साझेदारों के आधार पर, बहुमत के आधार पर, जिस फैसले को सभी साझेदार या ज्यादातर साझेदार मानते उसी के आधार पर उसको हल किया जाएगा। फर्म को संकट से बचाने पर क्षतिपूर्ति, अगर किसी साझेदार ने अपनी तरफ से फर्म को बचाने का प्रयास किया और उसने कोई संकट में फंस गई थी, किसी साझेदार ने उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च कर दिया है, तो सभी साझेदार यानी साझेदारी जो है उसको जो है उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने का अधिकार है और उसको जो भी घाटा होगा इस संबंध में फर्म को बचाने में तो उस घाटे को साझेदारी पूरा करके दे। साझेदार द्वारा लापरवाही, अगर कोई साझेदार किसी प्रकार की लापरवाही करता है और उस फर्म को इससे उस कुछ घाटा होता है तो इस घाटे के लिए उस साझेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फर्म के गुप्त लाभ, यदि कोई साझेदार फर्म या संपत्ति के नाम से कोई और व्यापार करता है और कोई गुप्त और उसको कोई किसी प्रकार का कोई लाभ हो जाता है जिसको हम लोग गुप्त लाभ भी कहते हैं। तो गुप्त लाभ का मतलब क्या होता है? गुप्त लाभ का मतलब ये होता है कि अगर वो फर्म के नाम से कोई व्यापार करता है और उसको कुछ लाभ होता है तो वो सारा का सारा लाभ उसको जो है फर्म को लौटाना पड़ता है। प्रतियोगी व्यापार से लाभ, यदि कोई साझेदार फर्म से अलग कोई व्यापार करता है तो वो उसे समस्त विवरण और उपार्जित लाभ को फर्म को देने के लिए बाध्य होगा, यानी देना पड़ेगा। देने का मतलब फर्म की संपत्ति का प्रयोग फर्म के लिए, फर्म की संपत्ति का प्रयोग जो फर्म के लिए ही किया जाएगा और किसी अदर के लिए नहीं करा जाएगा। फर्म के स्वरूप में परिवर्तन, अगर जो है फर्म के बनावट में कोई अगर परिवर्तन होता है तो साझेदारों के अधिकार कर्तव्य में साधारणतः कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह वैसे ही रहेंगे जैसे थे। ये नहीं कि साझेदारी
फर्म में के उसके बनावट में ये छोटा बड़ा हमने व्यापार कर लिया तो उनके अधिकार कर्तव्य चेंज हो जाए। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाए तो जो उनके अधिकार कर्तव्य वही रहेंगे। अवधि समाप्ति के बाद कारोबार, अगर कोई फर्म जो विशेष अवधि के लिए बनाई गई है और वो अवधि समाप्त होने पर भी कारोबार चलाती रहती है तो साझेदारों के अधिकार कर्तव्य वही रहेंगे जो थे। तो ये अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है तो उस संबंध के अंदर ये सारे पॉइंट जो है इसमें लिखेंगे। अब है साझेदारी के पूंजी खाते। तो पूंजी खाते के बारे में तुमको पहले ही बताया था कि पूंजी खाता हमारा जो है वो, इससे पहले मैंने जो पॉइंट बताया था उसमें मैंने बताया था कि साझेदारी के पूंजी खाते दो आधार पर बनाए जाते हैं। पूंजी खाते साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो है सबसे पहले परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील यानी जिसको हम लोग अस्थायी कर रहे थे, सभी कुछ पूंजी खाते में लिख दिया जाता है, जो भी कुछ है वो सब कैपिटल। और स्थायी, इसमें एक पूंजी खाता बनाया जाता है जिसमें केवल पूंजी को लिखते हैं, तथा दूसरा चालू खाता बनाया जाता है, इसमें पूंजी को छोड़ करके अन्य बाकी जो भी चीजें होती हैं वो सब इसमें लिख दिया जाता है। इसका अगर हम चाहें तो एक नमूना भी देख सकते हैं। अगर पूंजी खाते परिवर्तनशील है तो ठीक है, यानी इसको हम लोग फ्लैक्चुएट भी कहते हैं। फ्लैक्चुएट मतलब उसको जो है बदलते रहते हैं, जिसके के अंदर कैपिटल बदलती रहती है। परिवर्तनशील का मतलब ये हुआ कि इस साल कुछ पूंजी है और एंड में जा करके इसमें क्या लिखेंगे, एक तो हमने जब व्यापार शुरू किया या शुरू में हमारे पास जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को लिखेंगे बाई बैलेंस BD। BD का मतलब B फॉर ब्रॉट होता है, ब्रॉट माने लाई यानी ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म जो होती है ब्रॉट, और D फॉर डाउन यानी BD। कुछ बच्चे नहीं जानते BD का मतलब, तो मैंने लिख दिया ब्रॉट डाउन, यानी हिंदी में कहें तो हम नीचे लाए बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT का मतलब इंटरेस्ट है, शॉर्ट में लिख दिया, ऑन कैप, CAP कैप मतलब कैपिटल। तो पूंजी पर जो भी ब्याज होगी जो फर्म साझेदारों को देगी वो उनके खातों में लिख दी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी व्यापार से उनको लाभ या हानि हुई है उस लाभ और हानि को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। किसी साझेदार को अगर कोई वेतन दिया गया है तो उस वेतन को लिख दिया जाएगा। अगर किसी साझेदार को कोई कमीशन दिया गया है वो कमीशन लिख दिया जाएगा। अगर किसी साझेदार को कोई बोनस दिया गया है तो वो बोनस भी लिख दिया जाएगा। तो जो भी साझेदारों को कुछ मिलेगा वो सब इधर। साझेदार फर्म से अगर कुछ लेके जाते हैं या हानि होती है तो वो इधर, जैसे बाई P&L प्रॉफिट होने की कंडीशन में अगर लॉस होता है, उनको घाटा होता है तो वो इधर लिखा जाएगा। तो उसमें क्या, एक तो टू ड्राइंग, ड्राइंग मतलब मैंने बताया था निजी प्रयोग के लिए पैसे को निकालना, यानी एक तरीके से कह सकते हैं ये घाटा हो रहा है, एक तरीके से व्यापार में से पैसा निकाला जा रहा है और जब निकालोगे तो फर्म उस पर ब्याज भी लेगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी इधर लिख दिया जाएगा। उसके बाद इधर का जोड़ो इधर का जोड़ो, ज्यादा में से कम घटा के बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस सी है ये, C और D यानी कि कैरिड डाउन, कैरी होता है ऐसे कैरिड, कैरिड माने ले गए, D फॉर डाउन यानी नीचे ले गए, CD टू बैलेंस CD नीचे ले गए, इसको बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताऊंगा तब मैं तुम्हारे को ट्रांसफर करूंगा और तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे उठा के बस यहाँ लिख देना है बाई बैलेंस BD के नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नीचे आ जाएगा ये बैलेंस। इसके बाद अगर पूंजी खाते स्थायी हैं, स्थायी मतलब यानी फिक्स हो गए एक तरीके से, तो मैंने बताया था इसके अंदर एक तो कैपिटल अकाउंट, इसमें कुछ नहीं लिखना है सिवाय पूंजी के, बस केवल कैपिटल लिख दो बाय बैलेंस BD और इसी को बैलेंस करके ट्रांसफर कर दो। अगर कोई साझेदार अपनी कुछ अतिरिक्त पूंजी लगाता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है, तो उसको यहाँ बाई कैश करके डाल सकते हैं, कोई लगाए तब, नहीं तो नहीं। करेंट अकाउंट, इसमें मैंने कहा था कि बाकी बची हुई सब चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बची चीजें, जैसे बाई बैलेंस BD का मतलब जो करेंट अकाउंट के बैलेंस कभी कभी क्वेश्चन में दिए होते हैं कि चालू खाते में शेष इतने इतने हैं, अगर है तो उसको यहाँ लिख दो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, कमीशन, बोनस, जो भी कुछ साझेदारों को मिलता है वो सब। इसके अलावा टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू बैलेंस CD। BD और CD का मतलब मैं पहले ही लिख चुका हूँ, B फॉर ब्रॉट डाउन और C फॉर कैरेट डाउन, यानी ठीक है। और इस बैलेंस को उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं बाय बैलेंस BD के। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने तुम्हारे को इसका थ्योरिकली जिसमें होता है, यानी साझेदारी
खाते क्या होते हैं, और साझेदारी खाते के अंदर उसका जो जिसको कहते हैं कि हम पहला चैप्टर जो है हमारा वो साझेदारी का परिचय है। परिचय का मतलब हुआ यानी इंट्रोडक्शन कराना, यानी साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी के अंतर्गत क्या क्या खाते बन सकते हैं, तो वो मैंने तुम्हारे को सब डाल दिया है। और इसमें उसकी विशेषताएं, सल्लेख क्या होता है, सल्लेख ना बने तो क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो ये सारे पॉइंट तुम्हारे लिए मैंने क्लियर करे। तो मुझे ऐसा है कि तुम्हारे समझ में सारी बात आई होंगी। इस लेक्चर को समझें, 1 या 2 दिन बाद में मैं तुम्हारे को कुछ इसी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन और डालूंगा, तो शायद तुमको उसमें कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद बेटा इसके लिए।